हालात। लीजिए सबके लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े, कहते हुए विधि अचानक से कमरे में घुस गई। विधि के अंदर आते ही सब चुप हो गई, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई। सब एक दूसरे को देखने लगे। विधि, तुमको कितनी बार कहा है कि एक बार दरवाजा खटखटा के आया करो, हम यहाँ जरूरी बातें कर रहे थे, विधि के पति आकाश ने कहा। विधि की आंखें भर आई और वो भरी आंखों से वहाँ बैठे ननद और उनके पति और अपनी सासू माँ को देखती है। विधि को वहाँ खड़े रहना अच्छा नहीं लग रहा था। अब वो तुरंत कमरे से बाहर आ जाती है। उसके बाहर आते ही ननद जी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। आज विधि अपने कमरे में जाकर खूब रोई। जिस दिन से शादी करके आई थी तब से देख रही थी कि उसको घर के किसी बड़े फैसले में शामिल नहीं किया जाता था। बहुत गैर सा महसूस होता था उसे। विधि सोचती, जब बाहर के होकर दामाद जी को शामिल किया जा सकता था तो बहू को क्यों नहीं। जितना सम्मान दामाद को मिलता है उससे कहीं ज़्यादा बहू को मिलना चाहिए। पर उतना तो छोड़ो, दामाद बराबर ही मिल जाए, इतना ही विधि के लिए काफ़ी था। विधि की शादी को 6 साल हो गए थे। जब शादी करके आई थी तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता था, मानो सपनों सा लगता था। लेकिन धीरे धीरे जब वो घर के कामों में घर की ज़रूरत में घुसने लगी तब उसको समझ आया कि उसे सिर्फ घर में एक सजावट के सामान की तरह बस रखा गया है। किसी भी चीज़ में उसकी कोई मर्जी नहीं चलती। इन सब चीज़ों का कोई अधिकार नहीं मिलता था विधि को। विधि को कुछ भी चाहिए होता तो आकाश उसको पैसे दे देता, लेकिन जब भी विधि जानना चाहती कि कितना कहाँ पैसा जमा करते हैं, कितना सेविंग कर रहे हैं आकाश, तो आकाश हमेशा टाल देता। कभी मजाक में, कभी प्यार से, कभी कुछ नहीं बताता। हमेशा कहता, तुम आम खाओ, गुठली क्यों गिन रही हो, बहुत ही पैसे वाले की बीवी हो, तुम चिंता मत करो। विधि एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी, जहाँ हर खर्च को रजिस्टर में नोट किया जाता और पाई पाई का हिसाब रखा जाता था, और कहाँ कितने पैसे जमा हैं सब कुछ एक डायरी में नोट रहता था। विधि हमेशा आकाश से कहती कि सेविंग करना बहुत ज़रूरी होता है, हमेशा एक जैसे दिन नहीं होते। और आकाश कहता, तुमको क्या लगता है मैं सेविंग नहीं करता? मैं बहुत सेविंग करता हूँ, तुम चिंता मत करो। अगर करते हो तो मुझे भी कुछ बताओ ना, मुझे भी जानकारी होनी चाहिए। विधि हमेशा ये ही कहती, फिर भी आकाश नहीं बताता। एक दिन ननद और दामाद जी आए थे। खाने के टेबल पर ननद जी आकाश को एक चेक देती हैं। भाई, उस पे साइन कर दो, अमाउंट मैंने भर दिया है। और आकाश साइन कर देता है। विधि ने देखा तो 5 लाख का चेक था, लेकिन आकाश उनसे कुछ नहीं पूछता है। पर विधि रात में आकाश से पूछती है कि 5 लाख का चेक किस लिए लिया दीदी जी ने? आकाश ने बताया, दामाद जी को नई गाड़ी लेनी है। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, बोलकर चुप हो जाती है विधि। लेकिन सासू माँ ननद जी ने देख लिया था विधि को देखते हुए। अगले दिन विधि सासू माँ के लिए कमरे में चाय लेकर जाती है। तभी उनकी आवाज़ कानों में पड़ते ही रुक के सुनने लगती है कि आकाश, तुमको कितनी बार कहा है कि विधि के सामने पैसे की बात मत किया करो। कितना कमाते हो, कितना बचाते हो और कितना खर्च करते हो, यह सब बहू के सामने बातें नहीं करते। उसकी नज़र गड़ी रहती है पैसों पर। ऐसे बहुएं बिगड़ जाती हैं, जाकर अपने मायके में देने लगती हैं। और गरिमा, तुझे क्या ज़रूरत थी खाने की टेबल पर चेक देने की? बाद में अकेले में भी तो सिग्नेचर ले सकती थी। विधि सब कुछ समझ चुकी थी कि इस घर में बहू एक नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं है। नौकर से ही अपने पैसे छुपाए जाते हैं। और यह भी समझ चुकी थी कि क्यों उसको कोई भी जानकारी नहीं दी जाती किसी भी चीज़ के बारे में, ताकि मेरी दुनिया बस किचन तक सीमित रह जाए। बहू को घर में आए कितने साल क्यों न हो जाएं, लेकिन उसको हमेशा गैर या अजनबी ही समझा जाता है। उसको अपने परिवार का सदस्य मानने में बहुत समय लग जाता है। हर बात में कहा जाता है कि अभी तुम नई हो या तुम अभी आई हो, तुमको समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर किचन का या घर का कोई काम सही से ना हो तो हमेशा कहा जाता है कि इतनी पुरानी हो गई या इतने साल हो गए तुमको आए हुए, फिर भी अभी तक समझ नहीं आया।
समय ऐसे ही बीतता रहा। आकाश का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चला गया। जितने पैसे थे विधि के पास उसे उसने इलाज में लगा दिया और सासू माँ ने भी अपने सारे पैसे लगा दिए इलाज में। पैसे तो थे आकाश के पास, लेकिन किस बैंक में थे किसी को पता नहीं था, और सारे कार्ड और चेक वह अपने लॉकर में रखता था जिसका कोड सिर्फ उसी को पता था। लेकिन आकाश तो कोमा में था। विधि बहुत परेशान थी। जिस दोस्त को आकाश ने पैसे दिए थे, जो उसके सबसे अच्छे दोस्त थे, उसने विधि पैसे मांगती। वह अपनी गरीबी की कहानी सुना के रोने लगते। दोस्तों को तो छोड़ो, ननद जी और दामाद जी ने भी मदद नहीं की, यह बोलकर कि उनके पास तो पैसे ही नहीं हैं। वह तो आकाश से पैसे लेकर काम चलाते थे, और वैसे भी कुछ लोगों का मानना था कि आकाश कभी ठीक नहीं होगा, तो उस पे पैसे लगाना बेकार है। घर की हालत बहुत खराब हो गई थी। अब आकाश को कोमा में गए 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में विधि के घर की गाड़ी, सारे गहने और सासू माँ के गहने सब कुछ बिक गए। पर विधि ने हार नहीं मानी और अपने घर की हालत को बचाने के लिए एक नई शुरुआत करती है। एक नए बदलाव के इंतजार में विधि ने एक टीचर की नौकरी कर ली थी। साथ ही घर पर बच्चों को पढ़ाती ताकि रोजमर्रा की जरूरत वो पूरा कर सके। घर का खर्चा और आकाश के अस्पताल का खर्चा भी अब किसी तरह विधि पूरा कर लेती थी। साथ ही सासू माँ की सोच में भी बदलाव आ चुका था कि कौन अपना है कौन पराया। जिस बहू को बोलती थी कि कुछ भी जमा पूंजी की जानकारी मत देना, अब वही उनको लगता है कि काश बहू को सब पता होता। जिस बहू के मायके को बोलती वहां जाकर पैसे देगी, उसी मायके से कभी कभी खाना आता या उनके दिए पैसे से कई बार घर का चूल्हा जलता था। बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था परिवार। तभी एक दिन भगवान ने सुन ली उनकी। आकाश को होश आ गया। पूरे 2 साल बाद जब आकाश धीरे धीरे नॉर्मल हो गया, तब सासू माँ ने अपनी सारी गाथा सुनाई। बेटा, मैं हमेशा से गलत थी कि बहू कभी अपनी नहीं होती। सच तो ये है कि सिर्फ बहू ही अपनी होती है। मेरी खुद की बेटी ने इस संकट के समय साथ छोड़ दिया, लेकिन बहू ने नहीं। मेरी दवाई खाना किसी चीज की कमी नहीं होने दी। तुम्हारी सेवा में भी जी जान से हमेशा लगी रही। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। काश बहू को सब कार्ड और बैंक के पैसों की जानकारी होती तो हमारा यह हाल ना होता। आज विधि का कद आकाश और उसकी माँ की नज़रों में बहुत ऊंचा हो चुका था। साथ ही अपनी सोच और अपनी करनी पर बहुत ही पछतावा भी हो रहा था, क्योंकि आज उनकी जो भी हालत थी सिर्फ उनकी गलत फैसले की वजह से। विधि ने तो फिर भी संभाल लिया था, नहीं तो घर परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता। आकाश ने आंखों में आंसू और ढेर सारा प्यार भर के विधि को धन्यवाद कहा, और आकाश की प्यार भरी नज़र से ही विधि बहुत खुश हो गई। आकाश के ठीक हो जाने से सारी खुशियां वापस आ गई, और साथ ही आया विधि का सम्मान, और घर वालों के लिए अब गैर ना होकर अपने घर की अहम सदस्य बन गई थी।